गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शिवम उत्तर प्रदेश के सभी भावाध्यापकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस तरह हम लोग जो टेट की सीरीज चल रहे हैं पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग जो है चैप्टर वाइज कर रहे हैं। और हम लोग का जो सजीव जगत का आज दूसरा भाग है। इसके पहले वाले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि जीव जगत का विभाजन कैसे हुआ था, जिसमें आपके 5 सजीव जगत थे, जिसमें मोनेरा जगत हमने कल पढ़ा था, प्रोटिस्टा जगत पढ़ा था, कवक जगत पढ़ा था, साथ में हमने देखा था लाइकेन, ठीक है। और पादप जगत के बारे में भी थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने पौधे के प्रकार पढ़ लिया था कि पौधे जैसे आपका साग होता है, झाड़ी होता है, वृक्ष होता है, ठीक है, ये कैसे फैलती हैं, बिसर्पी लता, आरोही लता, ये सब पढ़ लिया। आज हम लोग करने वाले हैं कि पौधे के भाग। पौधे के भाग आज आपका जो है पादप जगत खत्म हो जाएगा इस लेक्चर में। और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे कि यहाँ से आपके 2 नंबर की जो प्रश्न बनते हैं 2 मार्क्स के, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको 2 नंबर यहीं पादप जगत से मिलेगा और 2 नंबर जंतु जगत से मिलेगा। तो कुल मिला के इस चैप्टर से 4 नंबर के प्रश्न बनते हैं, 4 से 5 हर साल। और मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं कि जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है तुरंत टॉपिक के नीचे आपको कराऊंगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए। चलिए शुरू करते हैं पौधे के भाग, ठीक है। पौधे के भाग, चलिए। लगभग सभी पौधों में जड़, तना, पत्ती एवं फूल पाए जाते हैं। शैवाल, जिसको आप लोग काई कहते हैं, नील हरी शैवाल, नीले रंग की जो काई होती है समुद्र में, या फिर आप नल पे या बाथरूम में अगर टाइल्स नहीं लगा वहां पर काई लग जाती है, तो उसी को शैवाल कहते हैं। शैवाल में ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक। जड़, तना, पत्ती एवं फूल किसमें नहीं होता है? शैवाल में आपको नहीं दिखेगा। बाकी सभी पौधों में जड़, तना, पत्ती एवं फूल पाया जाएगा। लेकिन इसका एक अपवाद है, वो है शैवाल, ठीक। हम लोग देख लेते हैं जड़। जड़ इतना हमने देख लिया कि जड़ कहाँ पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। लेकिन किस में नहीं पाए जाते? वो नील हरी शैवाल में जड़ नहीं पाए जाते हैं। जड़, फूल, पत्ती, तना, ये जो है नील हरी शैवाल में कुछ भी ऐसे कोई भाग नहीं पाया जाता है, ठीक। अब देखते हैं, पहला हम पौधे के भाग जो पढ़ेंगे वो जड़ है, ठीक। जड़ क्या होता है? जड़ पौधों का भूमिगत भाग होता है जो हरे रंग का नहीं होता है। आप सबको पता होगा, अगर कोई भी पौधा होगा तो उसका जो जड़ होता है, जिसको सोर कहते हैं, आप लोग गांव में सोर कहते हैं, तो वही जो नीचे वाला भाग होता है वो हरे रंग का नहीं होता है, ठीक। तना आपका कैसे होता है? तना हरे रंग का होता है, लेकिन जड़ जो है आपका हरे रंग का नहीं होता है। अब देख लेते हैं हम लोग जड़ का कार्य क्या होता है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? ये कोई भी पौधा जैसे मान लीजिए आपका है ये, तो इसका जो जड़ का कार्य होता है, ये पूरे पौधों को जमीन तक गाड़ के रखती है, मतलब जकड़ के रखती है। कितना भी तूफान, आंधी, वर्षा कुछ भी हो तो पेड़ को गिरने नहीं देती है। लेकिन जब जड़ हमारा कमजोर हो जाता है, जड़ मिट्टी के ऊपर दिखने लगता है, तो ज़्यादा तेज हवाएं में अक्सर पेड़ गिर जाते हैं। तो इसलिए जड़ का कार्य होता है जो कि वो पौधों को जमीन में जकड़ के रखना है, पौधों को जमीन में जकड़ के रखना है। और जड़ क्या करती है कि जो मिट्टी और जल होते हैं, मिट्टी तथा जल होता है, उसको जड़ जो क्या करता है कि खनिज पदार्थों को अवशोषण करता है। मतलब वो अपने पास जो है बैंक समझ लो है कि जो जल या मिट्टी कुछ भी होगा तो जल मतलब जड़ अपने पास रखे रहता है। लेकिन वही तना क्या करता है? उसको जो है ट्रांसपोर्ट करता है पत्तियों के द्वारा, ठीक। अभी उसको हम लोग जब तना पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे आगे। तो हमने देख लिया जड़ क्या होता है, जड़ का कार्य देख लिया। अब जड़ के हम प्रकार देखते हैं कि जड़ हमारा कितने प्रकार का होता है। जड़ आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक। कौन कौन होता है ये भी देख लेते हैं। पहला होता है आपका मूसला जड़, मूसला जड़ होता है। और दूसरा होता है आपका झकड़ा जड़। जड़ हमारे 2 प्रकार के होते हैं, पहला है मूसला जड़, दूसरा है झकड़ा जड़। अब देख लेते हैं मूसला जड़ क्या होता है। मूसला जड़ होता है दोस्तों, जैसे हो गया आपका मूली, गाजर, मतलब जो जमीन में नीचे तक जाए, पतली एकदम, और उसकी जो पत्तियां हो वो कुछ इस तरीके से हो और वो जमीन तक नीचे से जाए। जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, ठीक, सलजम हो गया, शकरकंद हो गया, चुकंदर हो गया, ये सभी आपके मूसला जड़ हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं झकड़ा जड़ की, तो झकड़ा जड़ क्या होता है? ये रेसेदार होती हैं, ठीक। इसमें रेसा पाया जाता है, जैसे प्याज, लहसुन, प्याज, लहसुन। आप देखते होंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे तो आपने बुआई की होगी लहसुन की और आपने प्याज लगाया होगा। प्याज का पहले हम लोग क्या डालते हैं? बेरन डालते हैं, उसको बेरन गाँव बोलते हैं। इसके बाद प्याज को लगाया जाता है। लेकिन लहसुन में क्या करते हैं कि लहसुन को, फलियों को हम लोग ऐसे तोड़ लेते हैं, उनके दानों को निकाल लेते हैं। इसके बाद हम उसकी बुआई करते हैं। तो लहसुन की बुआई मैंने की है, आप लोगों ने भी किया होगा अगर ग्रामीण क्षेत्र परिवेश से करते होंगे, ठीक है। तो झकड़ा जड़ हमारा क्या होता है? जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इसमें क्या होता है कि ये हमारे एक बीजी पत्री होते हैं, लहसुन और प्याज।
इसमें जैसे मान लीजिए लहसुन है गोल सा, ठीक, तो ये हमारी जो इसकी जड़ें होती हैं इसमें छोटा सा नीचे लगा होता है और इसकी पत्तियां ऊपर जाती हैं, तो ये झकड़ा जड़ कहलाती है। जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, आपके अमरबेल हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये सब आपका झकड़ा जड़। अभी मैं आपको जब बताऊंगा एक बीजी पत्री, द्विबीजी पत्री, तो इसमें जो है आपको महत्वपूर्ण पड़ेगा कि मूसला जड़ क्या होता है और रेशेदार या फिर झकड़ा जड़ क्या होता है, अभी उसको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग पहला पढ़ लिया जड़, ठीक है, किसी पौधे में जड़ होता है, जड़ का कार्य देख लिया, जड़ का महत्वपूर्ण भाग देख लिया, उसके महत्वपूर्ण उदाहरण देख लिए और जड़ के प्रकार देख लिए। अब देखते हैं तना क्या होता है, ठीक है। तना, तना पौधों का वह भाग होता है जो जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों और पौधों को अन्य भागों तक पहुंचाता है। हमने कहा कि जड़ का कार्य क्या होता है, जड़ जो है सिर्फ जल और मिट्टी को अवशोषित करता है, लेकिन तना उसको जो है ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है, यानी परिवहन का कार्य करता है। पौधों में परिवहन का कार्य कौन करता है, तना करता है। तना का कार्य होता है कि वो जो जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज है उसको पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ठीक, सही बात है। और तना क्या करता है, तने से पत्तियां और टहनियां निकलती हैं। कोई भी आप देखते होंगे तना है जैसे, तो वहां से अलग अलग टहनियां, अलग अलग पत्तियां निकलेंगी, ये भी बात यहां से क्लियर हो जाती है। आगे और देखते हैं तना के बारे में। कुछ पौधे के तने जमीन के नीचे होते हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे आलू है आपका तना है, प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी, ये सब क्या है आपका तना है। तना हरे या भूरे रंग का होता है, लेकिन जड़ क्या होता है, वो हरे या भूरे रंग का नहीं होता है। तो जड़ और तना में अगर विशेष अंतर आपसे पूछा जाएगा तो आप तुरंत कहिएगा कि तना हमारा हरे रंग का होता है। वही बात करते हैं जड़ की, तो जड़ हरे या भूरे रंग का नहीं होता है, ठीक। कुछ पौधे तने के जमीन के नीचे होते हैं जिनको हम लोग खाते हैं, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, हल्दी हो गया, ये आपका क्या है, ये सब आपके तने हैं, तना है। कभी भी आपसे पूछा जाए तुरंत आप कहिए आलू तना है, प्याज तना है, अदरक तना है, ठीक है, इनको हम लोग खाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि मूली क्या है आपका, तो तुरंत आप कहिएगा कि मूली तो जड़ है, सर ने बताया था मूसला जड़ इसी को कहते हैं। मूली में आप देखते होंगे लंबा सा ऐसे रहता होगा, मूली जमीन के अंदर होता है, ये मूसला जड़ होती है, और इसमें कुछ ऊपर से हल्का हल्का रेसे होता है। जब आप मूली खाते होंगे तो रेसों के नोच के खाते होंगे या फिर आप छील के खाते होंगे मूली को। सलजम में भी होता है, चुकंदर में भी रेसे होता है, तो ये हमारा मूसला जड़ होता है। लेकिन हम बात करेंगे आलू, प्याज, अदरक, लहसुन जो है, ये सब हमारा जड़ नहीं है, ये सब हमारा तना है जिनको हम लोग खाते हैं सब्जियों में, ठीक है। अब आइए हम लोग तीसरा देखते हैं, पत्तियां हमारी। हमने पहला देखा जड़, दूसरा देखा तना, तीसरा देखेंगे पत्तियां। ये जितना भी मैं आपको करा रहा हूं सब बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है यहाँ से डायरेक्ट अभी कैसे बनेंगे, मैं आपको इस पूरा हमारा जब खत्म हो जाएगा तब हम आपको पूरा क्वेश्चन बताएंगे किस प्रकार से आपके यूपी टेट में प्रीवियस ईयर 2018, 17, 16 में क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, ठीक। चलिए, पत्तियों, तने और टहनियों से निकलती हैं। हमने देखा जो है तना, तने से पत्तियां निकलती हैं, ठीक, और पत्तियां जो होता है तने और टहनियों से निकलती हैं। वही बात घुमा फिरा के वही कहना चाह रहा है कि पत्तियां जो है तने और टहनियों से निकलती हैं, ठीक, सही बात। इसके जो थोड़ा सा इसके गुण देख लेते हैं, मुख्य बातें इसमें क्या क्या है पत्तियों के बारे में, कि पत्तियां मुख्य रूप से हरे रंग की होती हैं। कैसी होती हैं, हरे रंग की। अब इसका रंग हरा होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल नामक एक वर्णक होता है, हरित लवक होता है, ठीक है, जिसी के कारण पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं, ठीक है। पत्तियां मुख्य रूप से हरी रंग की होती हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, परंतु कुछ पौधों की पत्तियां लाल भी हो सकती हैं, पीले रंग की भी होती हैं। आप सबको पता होगा, जैसे कुछ पुष्प हैं आपके, उनकी जो पत्तियां होती हैं लाल होती हैं, पीले रंग की होती हैं, तो लेकिन ज़्यादातर हरे रंग की होती हैं। वो किस कारण, क्योंकि इसमें हरित लवक वर्णक जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। अब हम लोग पत्तियों के थोड़ा सा कार्य देख लेते हैं। हमने जड़ का कार्य देखा, तना का कार्य देखा, अब पत्तियां देख लेते हैं, पत्तियां कौन कौन सा कार्य करती हैं, ठीक है। पत्तियों से जलवाष्प निकलता है, जैसे कोई भी पत्ती जो है पौधे में जलवाष्प के रूप में निकलता है पत्तियों से, और जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन पौधों में कैसे होता है, ये जो है पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलता है और इसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। हम देखते होंगे अक्सर जो है कोई भी, जैसे मान लीजिए पत्ती होती है ऐसे, ठीक, तो उसमें क्या होता है, छिद्र होता है, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे पौधे जो है इसी छिद्र से अपने गैस का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग रंध्र कहते हैं। इसी छोटे छोटे जो छिद्र को हम लोग रंध्र कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मजा आ रहा ना, पूरा मजा आएगा इस वीडियो में, और नंबर अभी आपको पता चलेगा जब पढ़ लोगे ना, जब हम क्विज करेंगे लास्ट में, कहोगे यार सर
क्या आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, लेकिन इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया है प्रूफ में कि वहां पर लिखा रहेगा कि यूपी टेट 2018, 2017, 2016, ताकि आपको लगे हाँ ये क्वेश्चन आया है, कोई फर्जी काम नहीं हो रहा है इस चैनल पे। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हम बात कर रहे थे पत्तियों के प्रमुख कार्य की। हमने देखा कि उसमें रंध्र होते हैं, ठीक है, ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती हैं, ठीक है। और पत्तियां क्या करती हैं? पत्तियों में भोजन बनता है, पत्तियों में भोजन बनता है, ठीक है। हमने बताया कि पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक जो वर्णक होता है, इसी कारण पत्तियां जो है हरे रंग की होती हैं। और ये पत्तियां क्या करती हैं? क्लोरोफिल एक वर्णक पाया जाता है और ये सूरज की रोशनी में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड यानी H2O प्लस CO2 ये जो है अभिक्रिया करते हैं और पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में इन्हीं से भोजन बनता है। और जब इनका भोजन बनता है तो इसी से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। जिन लोगों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, जब हमने पढ़ाया था कि उपभोक्ता, अपघटक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सर्वाहारी, मांसाहारी, ये सब प्रीवियस लेक्चर में है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई इन्वायरमेंट की रामबाण के नाम से, ठीक है। यूपी टेट 2021 इन्वायरमेंट रामबाण। और मैथ के आपके सारे लेक्चर 1 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं। अगर उसको देखना है तो आप यूपी टेट 2021 सजीवन बूटी के नाम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग तुरंत जाके वहां से विजिट कर सकते हैं और सारे लेक्चर वहां से देख सकते हैं। जिन लोग चैनल पे आज पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं पत्तियां जो है, पत्तियों से भोजन जो बनता है, बाकी जीव जंतु उनसे भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। जैसे जो रिएक्शन होता है आपका, 6 कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लस 12 H2O होता है। और ये जब अभिक्रिया करती है सूरज की रोशनी में, आप सबको पता होगा कि सूरज की रोशनी में, सूरज के प्रकाश में, ठीक है, क्या होता है? पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उनमें जो उपस्थित होता है वो होता है क्लोरोफिल वर्णक। क्लोरोफिल वर्णक के उपस्थित में सूरज की रोशनी में या सूरज की प्रकाश में पौधे 6CO2 प्लस 12H2O से जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बन जाता है उनका? उनका हो जाता है C6H12O6 बन जाता है। और क्या निकलता है इसमें से? प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो हम देख रहे हैं पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जल को लेके क्लोरोफिल और सूरज के प्रकाश की अवस्थिति में, तो वो क्या निकालते हैं? C6H12O6, ठीक है। ये आपका क्या होता है? ये ग्लूकोज होता है, आपका फ्रक्टोज होता है, ये निकालते हैं। और इसके बाद वो लोग हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देते हैं। देखिए, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, ठीक है। इसी प्रक्रिया में जल का ऑक्सीकरण होता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था, भाई आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इस क्रिया में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है और NADP का अपचयन होता है, ठीक। जब मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ठीक है। हाँ, एब्जॉर्ब करना और उसको निकालना, ठीक। तो NADP का पूरा नाम पूछोगे क्या होता है, तो ये होता है मैं लिख के बता देता हूँ, निकोटीन एमाइड एडेनाइन, और इधर लिख देता हूँ डीन्यूक्लोराइड फॉस्फेट PHOSPHATE। तो ये होता है NADP का पूरा नाम। तो जब भी जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 6CO2 प्लस 12H2O के साथ होती है और जिसमें जो है C6H12O6 तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का अपचयन होता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया में जल ऑक्सीकरण तथा NADP अपचयन का कार्य करती है, ठीक। हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा किस में होता है? सबसे ज़्यादा लाल रंग में होता है और सबसे कम किस में होता है? बैगनी में होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा लाल रंग में होता है और सबसे कम अगर बात करेंगे तो सबसे कम में होता है। आपने पढ़ा होगा जब छोटे छोटे आप लोग रहे होंगे, बैनी आह पिनाला, इसका मतलब होता है कि बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नीला, लाल। अगर हम तरंगदैर्ध्य की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य लाल का होगा, सबसे कम बैगनी का। हम प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा लाल में होगा, सबसे कम बैगनी में होगा, ठीक है। हाँ, तो इसी तरीके से सीरीज चलती है बैनी या पिनाला। ये जो है प्रिज्म में हमारे 7 रंग होते हैं, ठीक। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं।
चलिए टॉपिक से हटते नहीं है, टॉपिक की बात करते हैं। अब हम लोग फूल पढ़ने से पहले हम लोग एक थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कैक्टस। इसको हिंदी में कहते हैं नागफनी। नागफनी आपका क्या है? ठीक है, नागफनी तना है, और ये प्रकाश संश्लेषण जो है पत्तियों के माध्यम से नहीं करता है, ठीक है, ये तनों के माध्यम से करता है, क्योंकि इसमें जो है पत्तियां कंटीली होती हैं, ठीक है, कांटों इसमें होते हैं, कांटे होते हैं, कंटीली होती हैं, इसीलिए ये अपना प्रकाश संश्लेषण जो है तने के रूप में करता है, तने से करता है। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है पुष्प। हमने देख लिया पहला जड़, दूसरा तना, तीसरा पत्तियां, अब देखेंगे चौथा पुष्प। पुष्प के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फूल जो है पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। फूल नए पौधे बनाने में मदद करते हैं। जिस पौधे में अगर फूल नहीं होगा तो उसका जो है नया पौधा बनेगा ही नहीं। प्रजनन का मुख्य भाग उनका पुष्प होता है, फूल होता है। फूल के कारण ही नए पौधों का उदय होता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि फूल के कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, फूल हो गया, फूल के भाग देख लेते हैं। इसमें पहला होता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज क्या करता है? ये फूल के नीचे मौजूद हरी पत्तियों जैसी रचनाएं बाह्य दलपुंज कहलाती हैं। आप कोई भी जैसे पुष्प जब देखते होंगे तो इसके नीचे छोटी सी एक गठीली टाइप की हरी हरी होती होगी। ये क्या होता है? हरी पत्तियों जैसी होती है, यही होता है बाह्य दलपुंज। ठीक है, जैसे बाह्य दलपुंज गुड़हल, गुड़हल का पुष्प आप लोग जो है, मैं तो उतना डिजाइनर आर्टिस्ट हूँ नहीं, उतना बना नहीं पाऊंगा, तो मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। गुड़हल का फूल, कपास, ठीक है, टमाटर, टमाटर थोड़ा बहुत कोशिश कर सकता हूँ। जैसे टमाटर हमारा क्या होता है? गोल सा होता है। इसमें हम देखते होंगे ऐसे इस टाइप का थोड़ा सा जॉइंट होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं देसी टमाटर है, इसको खाना चाहिए। ठीक है, टमाटर में कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। हाँ ठीक, जो यही आपका यही होता है ना दोस्तों, यही आपका क्या होता है? हरी पत्तियों जैसी रचनाएं होती हैं, इसी को बाह्य दलपुंज कहते हैं। यही आपका बाह्य दलपुंज होता है। जैसे गुलाब, कमल, चमेली, इन सब में क्या होता है? बाहर से ऐसे हरी पत्तियों जैसी लगी होती है, वही आपका बाह्य दलपुंज होता है। ये इनका काम क्या होता है? ये मुख्यतः जो है कलियों की रक्षा करती हैं। जैसे कोई फूल है, ठीक है, जब वो कली कली होती है, कली, तो उनकी रक्षा करना इन पत्तियों जैसी जो बाह्य दलपुंज होती है इनका काम होता है। ठीक है, हाँ इतना समझ लिए। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है दूसरा हमारा जो है दलपुंज है। नोट नहीं है, मैं आपको नोट कर देता हूं। दलपुंज का काम क्या होता है? ठीक है, इनकी पंखुड़ियां जो है रंगीन होती हैं। इनकी पंखुड़ियां रंगीन होती हैं। हाँ, इनकी पंखुड़ियां जो है रंगीन होती हैं और ये दलपुंज कहलाते हैं। ये दलपुंज, ये क्या होता है इसमें कि पंखुड़ियां कीड़े मकोड़े, तितली, भंवरों, पक्षियों आदि को आकर्षित करती हैं। किसी भी फूल पे आप देखते होंगे कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, तितलियां, मधुमक्खी, भंवरे आदि। इनका मुख्य कारण होता है दलपुंज। दलपुंज जो है इनको अट्रैक्ट करती है, आकर्षण देती है। ठीक है, कि आप आइए, बैठिए। हाँ, और उन्हीं बैठने के कारण उनका प्रजनन क्रिया होता है। जब एक एक चिड़िया, या फिर आप कह सकते हैं छोटा सा जो कीड़े मकोड़े होते हैं, भंवरे होते हैं, एक फूल पे बैठ के दूसरे फूल पे बैठती है और यहाँ के रस को लेकर जाके वहाँ पे छोड़ती है, तो ऐसी क्रिया को हम जो है प्रजनन कहते हैं, परागकण कहते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे होता है पौधों में, पुष्पों में प्रजनन। तीसरा हमारा होता है पुंकेसर। पुंकेसर होता है हमारा। ठीक है, ये पौधे का नर भाग होता है। पुंकेसर नर होता है। ठीक है, मादा भाग कौन सा होता है? स्त्री केसर होता है। तो ये पौधे का नर भाग होता है पुंकेसर, जिसमें पराग या परागकण होते हैं। ठीक है, पराग या परागकण होते हैं। जैसे मनुष्य होता है, ठीक है, मेल जो होता है उसमें शुक्राणु होते हैं। ठीक है, और महिला जो मादा होती है उनमें जो है ओवरी होती है, अंडाशय होता है। ठीक है, इसलिए मनुष्य में प्रजनन होता है और बच्चे का जन्म होता है। ठीक, फूलों में जो होता है वो पुंकेसर होता है, वो नर भाग होता है, वहीं स्त्री केसर होता है, ये पौधे में पुष्प में मादा भाग होता है। ठीक है, इसीलिए जब पुंकेसर और स्त्री केसर मिलते हैं तब पौधों का प्रजनन होता है और नए पुष्प की उत्पत्ति होती है, नए पौधे की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब स्त्री केसर देखते हैं। चौथा हमारा, ये पौधे का मादा भाग होता है जिसमें अंडाशय और बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, जब पुंकेसर और स्त्री केसर मिलते हैं तभी नए पुष्प, नए बीज, नए पौधे का जन्म होता है। तो किसी भी पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक, उससे आने से पहले हम लोग थोड़ा सा परागकण के बारे में देख लेते हैं कि पराग या परागकण, परागकण कैसे होता है इनमें। ठीक है,
दोस्तों आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब कोई तितली या भौरा है, ठीक, कोई तितली या भौरा है, भौरा जो भौरे होते हैं, पक्षी कोई आप मान लीजिए, वो किसी पुष्प पर जब बैठती है, कोई फूल पे मान लीजिए वो बैठी, ठीक, और उसके जो रस है उसने उसको चूस लिया, फूल के रस को चूस लिया, ठीक। अगर उस वह फूल को नहीं भी चूसी, थोड़ी ही देर के लिए उस पर बैठी, तो क्या होता है, उसके जो पैर होते हैं, पैरों में, उनके पैरों में परागकण चिपक जाते हैं। इसके बाद जब वो जंतु दोबारा किसी फूल पे जाती है बैठने के लिए, या फिर उसी फूल पे दोबारा आके बैठती है, तो उसके पैरों वाला जो परागकण होता है उस पुष्प पर छूट जाता है, ठीक है। ये जो परागकण होता है उस फूल पुष्प पे छूट जाता है और स्त्री केसर में चला जाता है छूटकर। तो इस प्रक्रिया को परागकण कहते हैं, या पौधों में प्रजनन कहते हैं। इसी प्रक्रिया के द्वारा पौधों में प्रजनन होता है और नए पुष्प या नए पौधे का उदय होता है, ठीक है। अब परागकण कई माध्यम से हो सकता है, जैसे तितली भौरा पक्षी एक फूल पे बैठी, दूसरे फूल पे जाके बैठ गई, ठीक है, वहां भी छोड़ सकती है अपने परागकण को, इस तरीके से में जा सकता है। लेकिन कुछ और माध्यम है, वो कौन कौन से माध्यम है आपको बताने वाला हूं। जैसे परागकण के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, कैसे कैसे पुष्प जो है प्रजनन कर सकते हैं, और भी जैसे वायु परागण कर सकते हैं, ठीक है, वायु परागण कर सकते हैं, कीट परागण कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, जल कर सकते हैं, जल परागण, जंतु परागण, पक्षी परागण। इस तरीके से आप देखते हैं कि वायु परागण, कीट परागण, जल परागण, जंतु परागण, पक्षी परागण, तो इतने भी तरीके से आप जो है प्रजनन कर सकते हैं, नए फूलों की उत्पत्ति कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, फूलों की बात मैं अगर कर ही रहा हूं तो मुझे एक चीज याद आ गया, आपको बता दूं कि फूलों की घाटी एग्जाम में आपकी पूछा गया था, मुझे याद नहीं 2014 या 2015 में पूछा गया था। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी ये कहाँ पे है, फूलों की घाटी कहाँ पे, तो आप तुरंत कहिएगा कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड या फिर यूके, शॉर्ट में बोलेंगे, लंदन वाला नहीं, इंडिया वाला यूके, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में एक स्थित श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर जहां श्रीनगर, वो वाला श्रीनगर नहीं, उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर है, छोटा श्रीनगर, वहीं पर है वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, उत्तराखंड के श्रीनगर में फूलों की घाटी है, ठीक। सबसे बड़ा जो फूल होता है वो आपका कौन सा होता है, रफलेसिया का होता है। और वही बात करेंगे, सबसे छोटा फूल होता है वो होता है वुल्फिया का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो जो सबसे बड़ा पुष्प है वो है रक्लेसिया, रक्लेक्सिया, और सबसे छोटा जो है वो उल्फिया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फूल से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, फूल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आप सोचने वाली बात है थोड़ा सा कि हाँ, फूल का उपयोग किसी की शादी होती है, जयमाल होती है, वहां करते हैं कि नहीं, हाँ, जयमाला होता है, वर पक्ष कन्या पक्ष एक दूसरे को जयमाल पहनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं फूल का जो उपयोग माला पहनाने में किया जाता है, ठीक। फूल से दवाई बनाते हैं कि नहीं, बनाते हैं, कैसे, क्योंकि आप गुलाब जल लगाते होंगे, कोई भी क्रीम लगाते होंगे, गर्ल्स ज़्यादातर, अगर लड़कियां कोई भी क्रीम जो है ड्राई क्रीम लगाती हैं तो उसमें गुलाब जल अक्सर मिलाती हैं, उससे जो है उनके चेहरे का रूखापन दूर हो जाता है। तो गुलाब जल बनाने में किया जाता है फूलों का इस्तेमाल, गुलाब गुलाब की पत्तियों से गुलाब जल बनता है, ठीक है। हाँ, फूलों से रंग बनाए जाते हैं, ठीक, जैसे गेंदा के फूल से आप रंग बना सकते हैं, गेंदा के पुष्प से आप रंग बना सकते हैं, गुलाब के फूल से आप गुलाबी रंग का एक कोई तरल पदार्थ बना सकते हैं जिसको गुलाब जल कहते हैं, ठीक है। फूलों से आप और क्या कर सकते हैं, सेंट, भैया सेंट मार के महकौआ गमकौआ, भोजपुरी गाना है वो, कौन सा, चले लो सेंट मार के गमकौआ, याद नहीं मुझे, ठीक है, जो भी है सेंट, वही उसको आप लोग इत्र बोलते हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इत्र जो है कन्नौज में पाया जाता है, और हम फूलों से इत्र भी बनाते हैं, ठीक। आपका लौंग, जैसे आपका हो गया लौंग, लौंग क्या है, लौंग एक पुष्प है, ठीक। केसर क्या है, केसर आपका एक पुष्प है, जो कि जम्मू कश्मीर में, भारत में एक जगह पाया जाता है केसर, वो है जम्मू कश्मीर। और लौंग जो है केरला में पाया जाता है, लौंग एक पुष्प है, ठीक। इतनी बातें यहाँ क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं फल के बारे में, हम लोग ज़्यादा ही डिस्कस कर ले रहे हैं, बस इतना जान लो, एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं अगर आपने पूरा समझ में अच्छे से नोट्स बना लिया तो, ठीक है। चलिए फल के बारे में देखते हैं। फल क्या होता है, फूलों के अंडाशय भाग से बनते हैं। फल जो है ये फूलों के अंडाशय भाग से बनते हैं। जैसे कोई भी फूल है, उसमें जब प्रजनन होता है, परागकण होता है, ठीक, जब कोई परागकण, उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर जब परागकण हो जाता है फूल से, तो हमारा फल बन जाता है, ठीक। कोई भी पहले फल लगने से पहले उसमें फूल लगता होगा। फल के तीन भाग होते हैं, एक होता है बाह्य फल भित्ति, एक होता है मध्य फल भित्ति, और एक होता है अंतः फल भित्ति। आप देखते होंगे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सेब में हम कौन सा भाग खाते हैं, ठीक है, केले का हम कौन सा भाग खाते हैं, अनार का हम कौन सा भाग खाते हैं। तो इसमें बाहरी भाग होता है, ठीक है, एक होता है बिचला भाग, मध्य भाग होता है, और एक होता है अंतः, मतलब जो है अंदर का भाग। जैसे कई फल होता है हम उसको जो है छील के अंदर का
उसका एकदम अंदर वाला हिस्सा खाते हैं तो वो होता है अंताफल। एकदम अगर बाहर का हिस्सा खाएंगे तो वाह फल, और मध्य फल क्या होता है, बीच का हिस्सा खाएंगे वो होता है आपका मध्य फल। ठीक, इतनी सारी क्लियर हो गई चीजें। अब जैसे फल आपके कौन कौन से हैं? सेब है, केला है, नाशपाती है, अमरूद है, अनानास है, पाइनएप्पल, और ये सब जो है सेब, केला, नाशपाती, अमरूद, ये सब फल हैं। अगर हम बात करते हैं टमाटर, कटहल, सीताफल, जो कि आप कद्दू बोलते हैं इसको गांव में, ठीक है, ये सीताफल, नींबू, ये भी आपके क्या है, फल हैं। टमाटर, कटहल, सीताफल, नींबू आपके सब्जी के साथ साथ ये फल भी हैं। ठीक है, हाँ, सीताफल वही रामायण वाला सीताफल। हाँ, अब हम लोग देखते हैं हमारा बीज। ठीक, हमने क्या क्या देख लिया? हमने देखा जड़ देखा, तना देखा, पत्ती देखा, पुष्प देखा। ठीक है, पुष्प में परागकण कैसे होता है, पुंकेसर, स्त्री केसर। ठीक है, पंखुड़ियाँ क्या होती हैं, बाह्य दल पंच क्या होता है, इनमें परागकण कैसे होता है। फिर हमने देखा फल देखा, अब हम देखेंगे बीज। ये बीज की उत्पत्ति कैसे होती है। तो फूलों में पाए जाने वाले बीजांड बीज बनाते हैं, उन्हीं से बीज बनते हैं। जो हमारे बीजांड होते हैं, जैसे स्त्री केसर में ये जो है ये बीज बनाते हैं। स्त्री केसर क्या करता है, वो आपका बीज बनाता है। स्त्री केसर में बीज बनता है। ठीक, बीज को खाया भी जाता है। जैसे दाल जो है आपका क्या है, दाल बीज है, इसीलिए हम जब अरहर बोते हैं, ठीक है, तो अरहर बो देते हैं तो हमारा दाल पैदा हो जाता है। मूंगफली भी हमारी जो बीज है। गेहूं, गेहूं हमारा जो पैदा होता है उसी को बो दिया जाता है। चावल, धान को अगर आप बो देंगे तो धान हो जाता है। तो ये सब हमारे बीज है जिनको हम लोग खाते हैं। ठीक है, बीजों से तेल भी निकाला जाता है। जैसे कौन कौन से हैं बीजों से तेल निकालने, जिससे हम सूरजमुखी, हाँ, कर्नाटका में सूरजमुखी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। जब तक इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है तब तक ये लोग पूर्व की दिशा में देखते हैं, और जैसे ही रात होता है इनके पुष्प जो है मुरझा जाते हैं। सूरजमुखी का तेल जो है ये बीज से ही निकलता है, और सरसों का तेल जो है बीज से ही निकलता है, और सरसों जो आपका द्विबीजपत्री है। ठीक, इतनी बातें आपको यहाँ से क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं बीज का जो अंकुरण होता है, अंकुरण इस नए पेज में देखते हैं। बीज का जो अंकुरण होता है, इनमें दो चीज़ें जरूरी थी। किसी बीज को जमने के लिए दो चीज़ें आवश्यक होंगी। कौन कौन सी? नमी और वायु। आप देखते होंगे कोई भी ऐसा बीज होगा, जब हम लोग खेत में बोते होंगे, किसान जब अपने खेत में कोई बीज जो है ड्रॉप करता है, छोड़ता है, बोता है, तो उसमें क्या होना चाहिए? नमी होना चाहिए और आपका वायु लगना चाहिए। इसके बाद ही बीजों का अंकुरण होता है, बीज जमते हैं और जम के पौधे बनते हैं छोटे से, और फिर बाद में हमें फूल, फल आदि, बीज आदि प्रदान करते हैं। तो ठीक है, इतना देख लिया। अब हम लोग बीज के प्रकार देखते हैं। ठीक, हमारा बीज का दो प्रकार होता है। कौन कौन से? मैं लिख के बताता हूँ। बीज हमारा दो प्रकार के होता है। कौन कौन? एक होता है एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, और दूसरा होता है द्विबीजपत्री। एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा एक बीज पत्री क्या होता है। ठीक, एक बीज पत्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, आ गया एक बीज पत्री, जैसे प्याज, गेहूं, मक्का, चावल, नारियल आदि। अभी जब मैंने आपको बताया था जड़ के बारे में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मूसला जड़ क्या होती है। ठीक है, तो एक बीज पत्री जो होता है वो आपका झकड़ा जड़ होता है। झकड़ा जड़ होता है। एक बीज पत्री जो है क्या होता है? झकड़ा जड़। और झकड़ा जड़ में मैंने जब आपको बताया था, तो उसमें एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या मतलब क्या क्या बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था जैसे प्याज हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, ये सब आपका एक बीज पत्री है, ये झकड़ा जड़ होती हैं। और भी जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं अमरबेल। अमरबेल भी आपका झकड़ा जड़ होता है, परजीवी होता है। ठीक है, और आप बाजरा, बाजरा, मक्का, ये सब आपका एक बीजी पत्री होता है। इसमें क्या होता है, ये रेशेदार होती है। जैसे आपका बांस हो गया, बांस आपका एक बीज पत्री। आप देखते होंगे बांस जो होता है हमारा, बांस ऐसे कुछ यूं आकार का, बीच में जो है खोखला होता है, रेशेदार होता है, इसलिए बांस हमारा एक बीज पत्री पौधा होता है। बांस सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? असम में। बांस के घर असम में बनते हैं। आपका सीटेट में क्वेश्चन अभी कल ही आया था कि जो बांस के घर होते हैं वो कहाँ बनते हैं, तो असम में बांस के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक बीजी पत्री जो रेशेदार होती हैं। ठीक है, और ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं उनमें सिर्फ एक ही बीज होता है, उसमें दो बीज नहीं होता है। तो एक बीज आप पहचानने का तरीका है कि एक बीज होगा तो एक बीज पत्री होगा। जैसे कौन सा है? प्याज है, गेहूं है, मक्का है, चावल है, नारियल, इसमें सिर्फ एक बीज होता है, इसलिए एक बीज पत्री कहलाती हैं। और ये जो है झकड़ी जड़े से, इसमें जड़ जो होता है वो झकड़ा जड़ होता है। जैसे आपका झकड़ा जड़ कौन सा है? गेहूं हो गया, घास हो गया, केला हो गया, मक्का हो गया। इसमें देखते होंगे आप कि सोर जो है सिर्फ एक साइड रहता है, सोर नीचे फैलता नहीं है ज़्यादा। तो ये जो आपका झकड़ा जड़ हो गया। अब हम देखते हैं द्विबीजपत्री हमारा क्या होता है।
हाँ, बीज हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री, दो बीजपत्री। द्विबीजपत्री क्या होता है? द्विबीजपत्री में दोस्तों मूसला जड़ होती है आपकी। कौन सी जड़ होती है? मूसला जड़। मूसला मतलब होता है बहुत अधिक। तो मूसला जैसे हो गया मूली हो गया, ठीक है, सरसों हो गया, इमली हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, इसमें जो है मूसला जड़। जब इनको आप उखाड़ेंगे जमीन से तो इसमें जो है ऐसे, जैसे मूली है, इसमें जो जड़ नीचे तक होती है, इसके बाद हल्के हल्के इसमें भी हल्के हल्के रेसे होते हैं, ठीक है। सरसों आप बात करेंगे, सरसों की जैसे कोई सरसों का पौधा है, इसमें फली लगी होती है, आप इसको उखाड़ेंगे तो नीचे बहुत सारा जो है सोर इसमें होगा, ठीक। इमली है, संतरा है, टमाटर है, टमाटर की पौधा जो है, ये सब द्विबीजपत्री होते हैं, ठीक। हाँ, इतना समझ में आ गया। अब जरा हम बीज देख लिए। अब देखते हैं कि पौधे जो अपना भोजन, जो जल और खाने का जो सिस्टम उन लोग का वो कैसे होता है। ये नोट आप लोग इसको बना लीजिएगा, ये हैशटैग कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पौधे में हमारे दो ऊतक पाए जाते हैं, कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और, अभी हम क्वेश्चन आने वाला है जो एग्जाम में आया बस इसी के बाद तुरंत, जाइलम और फ्लोएम जो है ये दो ऊतक पाए जाते हैं। जाइलम का क्या काम होता है वो देखेंगे, और फ्लोएम का क्या काम होता है वो देखेंगे। जाइलम का काम होता है कि जल का संवहन करना, ठीक है, पौधों में जल का संवहन करना, तथा फ्लोएम का काम होता है कि पौधों में भोजन का संवहन करना। अब देखिए, जा से होता है जाइलम और जा से हमारा होता है जल, ठीक है। क्या होता है हमारा? जा से होता है जल और जा से होता है जाइलम। तो जाइलम का काम है जल को पौधों तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम क्या है? फ्लो में भोजन को पहुंचाना। तो हमारे पौधे में फ्लोएम और जाइलम नाम के दो संयोजक ऊतक पाए जाते हैं, जिनका काम है जल तथा भोजन को पौधों तक, हर भाग तक पहुंचाना, ठीक। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बने थे। वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अब इसके बाद भी थोड़ा सा विशेष पौधे हैं, जैसे आपका खेजड़ी हो गया, नीम हो गया, तुलसी हो गया, जो जहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? मैंने द्विबीजपत्री पौधे के लिए कौन सा बताया था, ट्रिक बताया था? मैंने द्विबीजपत्री के लिए बताया था कि सरसों जैसे आपका द्विबीजपत्री है, ठीक है। ये क्या होती हैं द्विबीजपत्री? ये मूसला जड़ें होती हैं। सरसों की जो है जड़ हो मूसला जड़ें होती हैं। बाकी वहीं अगर बात करेंगे, गन्ना एक बीजपत्री है, बांस एक बीजपत्री है, केला एक बीजपत्री है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। ये क्या होती है? ये झकड़ा जड़ें होती हैं, ठीक है। एक बीजपत्री में रेशेदार व झकड़ा जड़ें होती हैं। वहीं बात करेंगे द्विबीजपत्री में, तो ये मूसला जड़ें होती हैं, जिनको हम लोग द्विबीजपत्री कहते हैं। और ये आपका क्वेश्चन यूपी टेट 2014 में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूपी टेट 2014 का क्वेश्चन वो भी है। हाँ, इसको देख लेते हैं क्या है। ये कह रहा है पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? अभी मैंने बताया जा से क्या होता है? जाइलम हमारा होता है, ठीक है। जा से हमारा जाइलम होता है, इसलिए पौधे में जल का जो अधिग्रहण किया जाता है वो जाइलम के द्वारा। अगर पूछ लिया जाए भोजन का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, तो आप कहेंगे भोजन का अधिग्रहण जो है फ्लोएम द्वारा हो सकता है। इस बारे क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको हैशटैग कर लीजिए। तो देखिए, जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया आप आसानी से कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। अब जरा हम लोग देख लेते हैं और आगे इसी टॉपिक में कुछ विशेष प्रकार के जो पौधे हैं वो आपके, कुछ विशेष प्रकार के पौधे हैं आपके, वो कौन कौन से? पहला है क्रोटन। क्रोटन आपका यह पौधा बता देता है कि जो है कोई भी फसल को पानी कब चाहिए होगा, ठीक है। फसल को पानी कब चाहिए होगा, ये क्रोटन नाम का पौधा यह तुरंत बता देता है, ठीक है। जब इसके पत्ते मुरझाने लगते हैं, क्या करेंगे? जब इसके पत्ते जो है मुरझाने लगते हैं, तब सूचना मिल जाती है कि लगता है भैया इसमें पानी की कमी आ गई है, तुरंत इसमें पानी डालो, नहीं तो ये पौधा सूख जाएगा। तो हमारा ये जो है क्रोटन हो गया। दूसरा देखते हैं पीपल का पौधा। पीपल हमारा किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि एक बहुत बड़ा वृक्ष है पीपल, और ये क्या करता है? 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। कौन? पीपल। पीपल के पेड़ के नीचे से सोने से आदमी की डेथ नहीं होती है। नीम के पेड़ के नीचे सोने से, बरगद के पेड़ के नीचे सोने से डेथ नहीं होती, क्योंकि ये जो है 24 घंटे ऐसे पौधे जो है ऑक्सीजन देते हैं। नहीं तो बाकी जो और पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही ऑक्सीजन देते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड फेंकने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा ऐसा पौधा है जो दिन और रात दोनों 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है? तो कौन है? वो हो जाएगा पीपल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इतनी बातें समझ में आ गई। और पीपल किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों? पीपल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यही इसी पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध जो बोधि वृक्ष, इसी पीपल को हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। और इसी वृक्ष के नीचे जो है महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध वृक्ष के नीचे, या फिर पीपल इसी को कहते हैं, ठीक है। और आप देखते होंगे जब भी गाँव में कोई पौधा अगर होगा जो है इस पीपल का, तो इसकी जो पत्तियां हैं ये हमेशा हिलती रहती हैं, हमेशा मतलब लगेगा, क्योंकि ये हमेशा ऑक्सीजन देती रहती है, तो इसलिए हमेशा धीरे धीरे मंदम मंदम हिलती रहती हैं, ठीक है। अगला हमारा आता है जो बरगद। बरगद का पौधा क्यों महत्वपूर्ण है? ये भी जो एक विशाल पौधा है। विशाल का मतलब समझ रहे हैं ना? बरगद, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, लगभग ये 500 साल 600 साल ऐसे चलता है। इसलिए आप रामायण में या कहीं भी बरगद का जो है वट वृक्ष देखते होंगे। बरगद का पौधा यह बहुत बड़ा पौधा होता है,
ठीक है। और जो इसमें होती हैं टहनियाँ हैं, तनाएँ इसमें लटक जाती हैं ज़मीन में और वो खुद एक जड़ बन जाती हैं। तो इनके जो ज़मीन के भीतर में इनकी जड़ें होती हैं, ये बहुत बहुत दूर तक आप देखेंगे, लगभग 100-200 मीटर तक इसकी जड़ें फैल जाती हैं। इसलिए जहाँ भी बरगद का पेड़ होता है वहाँ खेती करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग केला। केला क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ठीक है, केला एक साग है, जो मैंने आपको बताया था कि साग क्या होता है। ठीक है, जिसको हम लोग खाते हैं, साग सब्जी। ठीक, तो जो साग होती हैं आपकी, जो ज़मीन में फैली होती हैं, जैसे तरबूज अरबूज हो गया आपका साग, इनमें जो है बहुत कमज़ोर होती हैं इनकी वो तनाएँ। तो जैसे आपका केला हो गया, ये साग है। ठीक है, इनमें जो तना बहुत हरा एवं कमज़ोर होता है। ठीक, केले का हम लोग क्या खाते हैं, इनमें फल भी खाते हैं और इसका हम लोग फूल भी खाते हैं। जब केला जो है प्रजनन करके फूल से फल बनता है, तो देखते होंगे पहले जो है इस टाइप के कुछ फूल होते हैं और फिर इसमें घारी लगती है और फिर केले जो है बढ़ते जाते हैं और एक एक पत्ता फूल का गिरता जाता है। इसको हम खाते भी हैं, फूल को भी इसके, और इसके हम फली को भी खाते हैं केले के। और जब केला पक जाता है तो बनाना शेक बना के पीते हैं खूब, ताकि हमको खूब एनर्जी मिले। ठीक, अगला देखते हैं हमारा है घटपर्णी। घटपर्णी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं निपेंथिस। निपेंथिस निपेंथिस ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो है यह कीट भक्षी को खाता है। किसको खाता है? कीट भक्षी को खाता है। कीट भक्षी को खाने वाला पौधा कौन है? वो है घटपर्णी। ठीक, ये किसको किसको खा सकता है? ये खा सकता है मेंढक को, चूहों को और छोटे जीव को भी खा सकता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण तो दोस्तों होता है, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण करने के बावजूद जो है ये इसको CO2 एब्जॉर्ब नहीं करता, ये नाइट्रोजन इसको चाहिए होता है। नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए क्या करता है, ये कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। ठीक है, ये कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। और कीड़े मकोड़े कैसे जान जाते हैं कि इस पौधे के पास कैसे जाते हैं? तो ये क्या होता है, इसमें अच्छी एक खुशबू निकलती है, एक महक होती है घटपड़ी जो है पौधों में, और इसी खुशबू के कारण इसके जाल में जो है हमारे मेंढक है, छिपकली हैं, तोते हैं और भी कीट हमारे फंस जाते हैं और उनको खा के नाइट्रोजन की प्राप्ति करता है ये घटपड़ी। ये अक्सर भारत में सिर्फ मेघालय राज्य में पाया जाता है घटपड़ी। ठीक है, ये घड़ इसमें जो है जो पौधा होता है इसके ऊपर घड़े नुमा होता है, घड़ा नुमा, इसलिए इसको घटपड़ी कहते हैं। ये भारत के मेघालय में, बाकी तो ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाता है। ठीक है, ये खुशबू से इसमें जो है इसकी घटपड़ी पौधे में जो खुशबू होती है, इसी की जाल में फंस जाते हैं हमारे कीट और इनको खा लेता है नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए घटपड़ी पौधा। तो कहते हैं ना, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो वही है जीत पिक्चर का गाना, आप लोग देखे होंगे सनी देओल का। तो तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ठीक है, वो तुम्हारी वाली खुशबू नहीं, ये महकने वाली खुशबू। हाँ, महकने वाली खुशबू। ठीक है। ये क्या हो गया, पेन अभी कल ही लिए हम लोग, लिखने वाला लगता है ख़राब हो रहा है। इतना महंगा पेन, इसके बाद ख़राब भी हो रहा है, क्या बात है, वापस करना पड़ेगा। चलिए, रेगिस्तानी ओक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रेगिस्तानी ओक क्या होता है आपका? ये जो है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक, आपको पता चल रहा होगा कि रेगिस्तानी ऐसे ही, तो ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक, इसकी लंबाई लगभग 4 मीटर होती है इस पौधे की। और रेगिस्तानी ओक में जो है तने में पानी जमा हो जाता है, तने में पानी स्टोरेज रहता है। जब भी अगर कभी वहाँ के निवासी को पानी की ज़रूरत होती है, अगर सूखा पड़ा रहता है, तो वो क्या करते हैं, तने में एक छोटी सी पाइप लगाते हैं और पाइप से उसके तने से पानी को निकाल के पी लेते हैं। तो इसलिए रेगिस्तानी ओक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके तने में पानी का स्टोरेज रहता है और सूखा पड़ने पर वहाँ के निवासी रेगिस्तानी ओक से पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। और अगला हमारा आ गया है खेजड़ी, सातवां। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हैशटैग कर लीजिए। खेजड़ी का वृक्ष भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है, जैसे राजस्थान हो गया। ठीक है, डेजर्ट्स भारत में जो है, थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा, वो है राजस्थान में, और यहीं पर पाया जाता है खेजड़ी वृक्ष। इसकी खासियत दोस्तों क्या है कि इसके जो वृक्ष होता है ना, इसकी लकड़ी में कभी कीड़े नहीं लगते हैं। हमने देखा कि घटपड़ी जो पौधे हैं वहाँ कीड़े जाते हैं और घटपड़ी कीड़े को खा जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन प्राप्ति करने के लिए। लेकिन खेजड़ी जो वृक्ष है उसमें कभी आपका कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, ये सुरक्षित रहती है खेजड़ी की लकड़ी। इससे और क्या कर सकते हैं खेजड़ी से? खेजड़ी से हम लोग इसके फल से सब्जियां बना सकते हैं, इसके फली से सब्जियां बना सकते हैं। और इसकी जो छाल होता है, इससे हम लोग दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और घटपड़ जो खेजड़ी का वृक्ष होता है, इसे जो है पानी की आवश्यकता नहीं होती है, पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए रेगिस्तान में ये होता है। तो खेजड़ी का वृक्ष भारत के राजस्थान में पाया जाता है।
खेजड़ी की जो वृक्ष की लकड़ी है उसमें कभी कीड़ा नहीं लगते हैं। इनकी फलियों से हम सब्जी बना सकते हैं, इनके छाल से हम दवा बना सकते हैं, और खेजड़ी के वृक्ष में ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए रेगिस्तानी पौधा कहलाते हैं। हमारा अगला है, नेक्स्ट है 8वां है नीम। नीम का पौधा, ठीक है, यह एक पतझड़ वृक्ष होता है। कैसा वृक्ष होता है? पतझड़ होता है। आप देखते होंगे जब पतझड़ का महीना आता है, इसके बाद ये झड़ जाता है इसकी पत्तियां, और सावन में फिर हरा भरा हो जाता है। इसके फल को आप लोग निम्बोली कहते हैं। आप देखते होंगे नीम जब बहुत यार दिक्कत करती है, जिसके घर पे नीम होगा, जब इसमें फल ही लग जाती हैं तो यार गिरता बहुत और सड़ जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, गिरता है, झड़ जाता है जब फल, और उसको झाड़ू सुबह शाम लगाना पड़ता है। बहुत दिक्कत है यार, मैं घर पे रहता हूँ, मुझे बहुत दिक्कत होती है। पापा बोलते हैं कि भैया लगाओ झाड़ू, लगाओ खूब लगाओ झाड़ू। हाँ, तो झाड़ू लगाना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं। नीम जो है ऑक्सीजन देता है, इसलिए जो है नीम को हम लोग काटते भी नहीं है। पौधों को काटना भी नहीं चाहिए, पौधों को आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लगाइए। तो नीम आपका ये पतझड़ पौधा है, और इसके फल को जो है निम्बोली कहते हैं। हम लोग खूब खेलते थे छोटे, जब छोटे छोटे थे, निम्बोली, पौधे मार मार के एक दूसरे के ऊपर निम्बोली मारते थे। हाँ, नीम का जो उपयोग कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? उनका उपयोग आयुर्वेदिक दवा बनाने के लिए होता है। नीम का उपयोग आयुर्वेद में दवा बनाने के लिए, आयुर्वेद में दवा बनाने के रूप में बहुत ज़्यादा होता है। और इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जैसे नीम की पत्ती जैसे कोई भी आदमी खा लेता है, बहुत ज़्यादा डेली खाता है, अगर उसको सांप भी काट लेता है तो कहते हैं कि सांप की भी मृत्यु हो जाती है। तो आप, नीम इतना खतरनाक है। तो इसे जैविक कीटनाशक का उत्पाद माना जाता है। जैविक कीटनाशक का उत्पाद माना जाता है किसको? नीम की पत्तियों को या नीम की फली को। हम लोगों ने यहाँ देख लिया। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज का हम लोग देखते हैं तुलसी का। तुलसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, ये क्या होता है? ये साग होता है, एक एक तरीके का आपका ये साग है। जिस तरीके से अभी हमने साग क्या देखा था ऊपर, हमने देखा था ऊपर केला एक साग होता है, जिसमें जो है तने कमजोर होते हैं, हरे रंग के होते हैं। वैसे तुलसी भी तने कमजोर होती है इसकी, ये हरे रंग का होती है, और भारतीय संस्कृति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी पूजा की जाती है। तुलसी जो है, तुलसी को माता माना जाता है, तुलसी माता की पूजा की जाती है। सावन में लोग एक महीने दिया जलाते हैं तुलसी जी के सामने। तो भारतीय संस्कृति में तुलसी जी का बहुत महत्व है, तुलसी पौधे का। और ये जो एक साग पौधा है, और इसमें औषधि गुण के कारण, इसमें औषधि गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी दवाएं ववाएं बहुत ज़्यादा बनती है जड़ी बूटी उटी से, तो इसीलिए इसको जड़ी बूटियों का रानी कहा जाता है। इस एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, आप कहीं देखेंगे तो आपको शायद मिल जाएगा। हाँ, देखिए, आया है, जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे को हिंदू धर्म में महत्व है, और इसका बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम क्या है? ओसिमम सैंकंटम। ये भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो तुलसी जो तुलसी पौधे है, उसका जो जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो है ओस्मियम सैंकटम। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसी। तो ये उसका हो जाएगा तुलसी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हमने तुलसी का देख लिया। तुलसी का और उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं? ठीक है, इसका जो औषधि मैंने बताया, औषधि के रूप में किया जा सकता है। कैंसर की दवा बनाने में भी तुलसी का उपयोग करते हैं। और कहाँ कर सकते हैं? जैसे किसी को श्वास संबंधी दिक्कत हो, जैसे सर्दी जुकाम हो, ठीक है, सर्दी हो, जुकाम हो, कफ हो, खांसी हो, हम क्या करते हैं? तो कहते हैं भैया तुलसी का पत्ता ज़्यादा बढ़िया डाल के लाया, ओसे का हो जाई, ओसे हमार जुकाम ठीक हो जाई, ओसे हमार सांस दिक्कत जो है ठीक हो जाई। तो देसी भाषा में कहते हैं कि भैया ये रामबाण वाली काम करता है। तो रामबाण, हमारा पर्यावरण का जो सीरीज है वो भी रामबाण है। पर्यावरण की हमारी सीरीज कैसी है? रामबाण। तो आप लोग अभी जाइए रामबाण वाली सीरीज को देखिए। ठीक है, पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। हाँ, जैसे किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे रंग के होते हैं? यूपी टेट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी आप लोग बताइएगा किसके कारण पौधे जो हरे रंग के होते हैं? एंथोसाइनिन होगा नहीं, कैरोटाइन नहीं होगा, लाइकोपिन नहीं होगा। ठीक है, ये होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नामक एक वर्णक होता है, इसी के कारण जो प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना भोजन बनाते हैं पत्तियों द्वारा, और क्लोरोफिल नामक उपस्थिति के कारण पौधे जो है उनकी पत्तियां हरी होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन वही आ गया कि जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि के पौधे को हिंदू धर्म में, संस्कृत में महत्व दिया गया। इसका वानस्पतिक नाम ओसियम सैंकंटम है। इसको सामान्यतः जो है तुलसी के पौधे के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन आपका आया है कहाँ? ये क्वेश्चन आप यूपी टेट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, इतनी सारी बातें हो गई। अब देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वो है फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है। तो फूलों की घाटी ये आया 2017 के यूपी टेट में क्वेश्चन, लगातार यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो कहाँ है? उत्तराखंड के श्रीनगर में। एक उत्तराखंड में एक श्रीनगर क्षेत्र है, वहीं पर फूलों की घाटी है। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, डिम हो रहा है। हाँ, ये वाला सही है, हरा वाला। ठीक, पेंसिल को थोड़ा अगर हम मोटा करना चाहें तो यहाँ से हम इसको मोटा भी कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया। हाँ,
तो फूलों की घाटी उत्तराखंड के श्रीनगर में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कब? 2017 के टेट वाले एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका ऑक्सीकरण एवं किसका अपचयन होता है। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2017 में आया था। अभी मैंने आपको ऊपर कराया था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं एनएडीपी का अपचयन होता है। एनएडीपी का पूरा नाम भी बताया था, वो आप वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आप पता होगा। तो इसका सही उत्तर होगा कि जल और एनएडीपी। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण में जो क्या होता है, वो जल का ऑक्सीकरण एवं एनएडीपी का अपचयन होता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और दोस्त जो लोग जो है अभी यूपी टेट मैथ की सीरीज नहीं देख रहे हैं, ये जो है मैथ की सजीवन बूटी सीरीज चल रही है, वो लोग आप तुरंत जाके उसको देख लीजिए। और पादप जगत आपका खत्म होने वाला, बस 2 मिनट और रुक जाइए, पादप जगत खत्म कर देते हैं। ठीक है। क्षेत्र के आधार पे कुछ पौधे होते हैं। क्षेत्र के आधार पर कुछ पौधों का वर्गीकरण जैसे क्या होता है, अब हम थोड़ा इसको कम कर लेते हैं। हाँ, क्षेत्र के आधार पर जैसे होता है कि एक होता है पहला मरुद्भिद होता है। कौन सा? मरुद्भिद। दूसरा क्या होता है? समोद्भिद होता है। समोद्भिद होता है। ठीक है। तीसरा क्या होता है? जलोद्भिद होता है। चौथा क्या होता है? लवणोद्भिद होता है। लवणोद्भिद होता है यानी नमकीन वाला। ठीक है। तो मरुद्भिद में क्या होता है दोस्तों, ये जो है जैसे कि आपको पता चल होगा मरुद धनबिल मतलब मरुस्थल, यानी मरुस्थल में जो पाए जाते हैं, रेगिस्तान में ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनको हम मरुद्भिद कहते हैं। ठीक है। जैसे नागफनी हो गया, नागफनी हो गया, कैक्टस। ठीक है। ये इनमें जो है गूदेदार होता है, इनकी पत्तियां गूदेदार होती हैं और ये प्रकाश संश्लेषण तनु द्वारा करते हैं। ठीक है। कीकर का पौधा हो गया, बबूल का हो गया, ये सब जो है कांटेदार जो होते हैं, ये राजस्थान में पाए जाते हैं, यानी मरुस्थल में पाए जाते हैं, इसलिए इनको मरुद्भिद कहते हैं। अब देखते हैं समुद्भिद क्या होता है। ठीक है। अब हम लोग समुद्भिद के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो ये पौधे जो है खेती योग्य जमीन में पाए जाते हैं, जिसमें हम लोग खेती कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसमें क्या बो सकते हैं, मक्का बो सकते हैं। ठीक है। मक्का के साथ टमाटर, टमाटर टमाटर बो सकते हैं, गेहूं धान बो सकते हैं। ये पौधे खेती योग्य जमीन पर होते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग समोद्भिद कहते हैं। ठीक है। और तीसरा होता है हमारा जल उद्भिद। ये पौधे जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समो जलोद्भिद वाले ये पौधे हमेशा जल में पाए जाते हैं। जैसे कमल हो गया, वाटर लिली हो गया, हाइड्रिला हो गया, ये सब आपके जल में। अब लवणोद्भिद क्या होता है? ये पौधे दलदली क्षेत्र में पाए जाएंगे, जहां आर्द्र भूमि रहेगी, दलदली रहेगी, नमी रहेगी। जैसे मैग्रोव, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैग्रोव पाया जाता है, सुंदरबन में सबसे ज़्यादा मैग्रोव पाया जाता है। किस लिए? क्योंकि वहाँ पे दलदली है, नमी है, इसलिए वो सबसे बड़ा आर्द्र है भारत का सुंदरबन। ठीक। और कुछ होता है जैसे सूर्य के प्रकाश का प्रेमी होता है, उसको हम लोग कहते हैं, पांचवा हमारा है आतपोदभिद। आतपोदभिद, इसको आप कह सकते हैं सूर्य प्रकाश का प्रेमी पौधा। ये सिर्फ सूर्य के प्रकाश में विकसित होते हैं। जैसे क्या हो जाएगा आपका गुलाब, गुलाब का फूल जब तक सूर्य का प्रकाश होता है तभी तक फूला, मतलब वो खिला रहता है। उसके बाद सूरजमुखी हो गया। ठीक है। सूरजमुखी में क्या होता है, ये पूरब की दिशा में फूलता है, मतलब निकलता है जहां से सूर्य निकलता है। तो इस तरीके से एक और आपका हो जाता है छठा स्कियोफाइट। ये कुछ विशेष प्रकार के पौधे हैं जो क्षेत्र के आधार पर वर्ग किए गए, कि कहाँ पानी में होगा, कौन सूखे में होगा, कौन बर्फ में होगा, कौन समुद्र में होगा, कौन दलदली में होगा। ठीक है। ये छाया में उगते हैं, ये हमेशा छाया में उगते हैं। जैसे क्या होता है, काली मिर्च। काली मिर्च सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है केरल में। तो काली मिर्च जो है स्कियोफाइट पौधे का प्रकार है, स्कियोफाइट, ये छठा है और आखिरी है। काली मिर्च जो है फर्न हो गया, आर्किड हो गया, ये सब विशेष क्षेत्र में उगते हैं। इनके लिए छाया जरूरी है, अगर छाया रहेगा तभी ये पौधे होंगे। काली मिर्च भारत में सबसे ज़्यादा केरल राज्य में पाया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जो लोग मैथ्स की सजीवन बूटी का क्लास नहीं देखे हैं, मैथ्स सजीवन बूटी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप लोग जाइए और मैथ्स के सजीवन बूटी तथा पर्यावरण की रामबाण क्लास को आप लोग देखिए प्लेलिस्ट में जाके। और डेली ऐसे आपके 2-2 लेक्चर आते रहेंगे। और अभी हम 10 दिन बाद क्या करेंगे, फिर नए एक विषय को जोड़ देंगे जिसका नाम होगा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को भी हम लोग जल्दी ही ऐड करने वाले हैं, बस 10 दिन और रुक जाइए। फिर हम लोग 3-3 विषय करेंगे, फिर कुछ दिन रुक के हम संस्कृत स्टार्ट करेंगे और फिर कुछ दिन रुक के हम लोग हिंदी स्टार्ट करेंगे। तो हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, और आपका क्या हो जाता है, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मैथ हो गया, मनोविज्ञान हो गया और इन्वायरमेंट, पर्यावरण।
तो सारे विषयों को हम साथ लेके चलेंगे कुछ दिन में। अभी तो हम 2 चल रहे हैं, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे। और वीडियो आपको पर डे देखना है। वीडियो लंबी हम लोग बनाते हैं क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, आपको टेस्ट नहीं करा रहे हैं। जब हम टेस्ट कराएंगे तब मजा देंगे आपको। तो कल हम लोग करेंगे, कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जंतु जगत। हमने जो है पादप जगत अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम लोग कल करेंगे जंतु जगत, एक वीडियो में समाप्त कर देंगे। उसको आप लोग फौना बोलते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक एजुकेशनल ग्रुप में, और रामबाण और सजीवन बूटी प्लेलिस्ट को आज ही जाकर अपडेट करके देख लें। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।